हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। टॉपिक सारा मैंने आपको करवा दिया हुआ है। इट्स जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स देख लो, एंड अब आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि Corpicino Limited manufactures a single product and has prepared the following data for the year ended 30 September 1990 and 1991। सॉरी, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन, इसलिए ईयर्स थोड़े से पुराने हैं, ठीक है? ये उसने आपको सेलिंग प्राइस दे दी है, ये उसने आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स एक्सपेंसेस, ठीक है, पर यूनिट दे दिए, ठीक है? ये लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? उसके अलावा उसने आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे दिए हैं, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। ये मैंने आपको कल की क्लास में और परसों की क्लास में समझाया था कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लेवल का क्या सीन होता है, ठीक है? उसके अलावा ये फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिए हुए हैं, ठीक है? इसका क्या करना है ये भी आपको बता दूंगा। अच्छा, ये टेबल वैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल्स, हमें वैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने पिछले किए हैं वो इससे मुश्किल किए हैं, बिकॉज देखो उसमें हमें वो सिर्फ प्रोडक्शन देता था एंड सेल्स देता था। ये ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें पता होती थी कि पहले साल में तो होती ही नहीं है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है? एंड हमारा ये है कि इस सवाल में उसने हमें करके दे दिया हुआ है। इट्स जस्ट दैट उसने फार्मूला वही यूज़ किया जो हम यूज़ करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, इट विल गिव यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है? तो ये उसने हमें टेबल बना के दे दिया हुआ है कि कितना इन्वेंट्री का क्या हिसाब किताब है। सवाल वो कह रहा है कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1990 एंड 1991 यूजिंग फर्स्टली द वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड एंड सेकेंडली बाय द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ठीक है? दोनों सालों की बनानी है, तो मैं पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू बनाऊंगा एंड देन फिर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनाऊंगा, सही है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिखवा देता हूँ। बेसिकली जो फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, सॉरी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपने इस तरह से दो लाइंस बना लेनी है, दो कॉलम्स बनाओगे। सही है? एंड ये मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू बनाने वाला हूँ। नाइनटीन नाइन्टी की है गेस। हाँ, पहले 1990 की बनाते हैं देन 1991 की बनाते हैं, ठीक है? ये 1990 की है। अच्छा, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आई एम अस्यूमिंग दिस थिंग कि आपको आता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हम हमेशा क्या होगा, वो आपका सेल्स होगा। सेल्स के बाद हमेशा आपने ये फिगर मैं लिखता हूँ, पहले आपको फॉर्मेट समझा दूँ। सेल्स के बाद सिंस इट्स मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने सबसे पहले सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, ठीक है? सारी की सारी क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ एक अलग कलर से, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, बट फिर भी फॉर जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि आप यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लिया करो, ठीक है? ओपनिंग इन्वेंट्री लिखो। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। वैसे तो यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं या वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, बट इसमें उसने आपको बताया हुआ नहीं है। बट आपको यहाँ पे आप एस्यूम कर लो कि ये वेरिएबल, लेट से ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा हुआ। लेट से दिस इज योर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है? अच्छा,
अब ये सारी वैल्यूज़ आपने लिखनी है। वेरिएबल कॉस्ट जब आपकी लेस हो जाएगी, यहाँ पे आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो यहाँ से जो आपके पास आगे आंसर आएगा, सॉरी पहले आपने यहाँ पे वेरिएबल से पहले एक चीज़ और लिखनी है इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको कहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी का, जैसे लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जब आप सवाल करते हो तो उसमें ना आपका होता है ओवर एब्जॉर्ब्ड एंड अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जब मैं आपको समझाऊंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो मैं आपको बता दूंगा, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में उसका नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी का कोई सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद आपने सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट्स को लेस करना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा प्रॉफिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं? फिक्स्ड कॉस्ट में एक तो ये कॉस्ट है फिक्स प्रोडक्शन एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कौन सी है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक है फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये FSAOH लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इनके नंबर्स लिखने हैं, क्या सीन है, कैसे होगा। सबसे पहले अब जब ये सारी कॉस्ट इनको भी यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसको आप प्रॉफिट कहोगे। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट। अब इधर आपने सामने सारे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेल्स लिखनी है। सेल्स कितनी है? आई एम एस्यूमिंग दिस थिंग कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो पिछली वीडियोस आप देख लो, उनमें मैंने प्रॉपर टॉपिक समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जो सेलिंग है, सेल्स प्राइस आपकी 15 पर यूनिट है। ठीक है, एंड 1990 के अंदर आपने जो सेल करी है वो इतने यूनिट्स की करी है, 140,000 की। ठीक है, एक मिनट यार मैं कैलकुलेटर ले आऊँ। सो बेसिकली जो हमने सेल करी है वो हमें सेल्स रेवेन्यू कैसे पता चलेगा? अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 140,000 से तो हमें सेल्स पता चल जाएंगी। अब 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 140,000 से तो यूल गेट टू नो कि आपकी जो सेल्स रेवेन्यू आ रहा है वो 2100,000 आ रहा है, मतलब 21 लाख आ रहा है। ठीक है, 2.1 मिलियन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी एक मिनट। हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 लाख आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1990 में हमारे पास कोई भी नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास 1990 में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, और जनरली हम एस्यूम करते हैं कि जो पहला साल होता है वो स्टार्टिंग ईयर ऑफ द बिजनेस होता है और उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती। बट ये कि आपको फिर भी यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा फॉर्मेट एटलीस्ट याद रहे। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आपने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स लिखना है, बिकॉज ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हैं। अब इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो डायरेक्ट मटेरियल जो पर यूनिट कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, आपने सेल्स के वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, 4 को 170,000 को 4 मल्टीप्लाई बाय 170,000 करना है, बिकॉज आपने प्रोड्यूस इतना किया। 680,000 आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की जो वैल्यू आएगी वो 680,000 आएगी। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 170,000। ठीक है, 5 को अगर 170,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 850,000। ठीक है, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आ गई 850,000। अच्छा, अब इसके बाद ओवरहेड्स रह गए। ओवरहेड्स को अगर आप देखो तो ये $1 है पर यूनिट। ठीक है, और 170,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं तो ओवरहेड्स की जो वैल्यू आएगी वो 170,000 आएगी। मैंने बस पर यूनिट को नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था। मैंने ये कहा था कि ये देखो, ये जो सेल्स है ना
ये कितने यूनिट्स की हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो सेल्स हैं ये आपकी हैं 140 यूनिट्स की, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़ ये जो सेल्स है ना ये 130,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, और ये जो कॉस्ट हमने यहाँ पे नीचे लिखी है, मैं एक हाइलाइटर यूज़ करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ये जो कॉस्ट हमने यूज़ की है इसमें हमने प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एंड करना भी ऐसे ही है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 140 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का, अब बिकॉज इट्स मार्जिनल कॉस्टिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑल द बेसिकली वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट। बेसिकली उसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें आती हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो गिवन है, बट यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस, बिकॉज ये एक पुराना सवाल है तो इसके नीचे प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, बट आप ये एस्यूम करें कि दिस इज़ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब भी के जो लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं उनमें वो लिख के देते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 + 5 + 1 अगर इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर लें तो पर यूनिट जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बनती है 4 + 5 = 9 + 1 = 10, ठीक है। अब ये आपके पास 4 है प्लस दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 1, तो ये आपके पास टोटल 10 बनती है, ठीक है। 10 पर यूनिट बनती है आपकी कॉस्ट मार्जिनल में। अब मार्जिनल में आपने, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप व्हेन यू यूज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी समझाया हुआ है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट की परवाह नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि यार हम फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने पे करनी ही करनी है, चाहे हम एक यूनिट बनाएं या नहीं, हम फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते पर यूनिट के हिसाब से। तो इन्वेंट्री की वैल्यू लेते हुए भी फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 पर यूनिट है, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर। वैसे हम इस 30,000 को निकालते, ठीक है, इस 30,000 को हम निकालते, ठीक है। बट इसमें हमें उसने दिया हुआ है 30,000, तो 10 को अगर 30,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी आई गेस 300,000 आएगी, ठीक है। 300,000 आएगी, उसको इधर से लेस कर दो बिकॉज ये 300,000 उनकी कॉस्ट है जो आपके सेल नहीं हुए, ठीक है। अब आप एक काम करो, अगर इसका आप नेट निकाल लो 680,000 प्लस 850 प्लस 170,000 एंड माइनस करना है 300,000, तो ये आपका बेसिकली जो आंसर बनता है वो बनता है 1400,000, ठीक है। मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1400,000 है। अब इससे जो आपका आंसर आएगा एक कंट्रीब्यूशन आएगी आपकी, ठीक है। इसको कहते हैं 700,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज़, इसको मैंने 21,000 में से इसको लेस किया, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लेस करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट में ये आपको सवाल में दो गिवन है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजटेड एंड इनकर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपने इसको बस याद रखना है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्टिंग में इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो 150,000 पर एनम है, तो इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम इसको नीचे आके लेस करते हैं, ठीक है। ये कितने, इट इज़ बेसिकली 150,000 एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 180 है, तो इनको रिस्पेक्टिवली लेस कर देते हैं, दो ही रह गए हमारे। 150,000 ये है एंड उसके बाद 180,000 ये है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से 330,000 बनती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब अपने हिसाब से भी करके चेक कर लो, ठीक है। तो 330 अगर आप इसमें से भी लेस कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बनता है 370,000, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रॉफिट फॉर 1990 का, ठीक है। अब आपने बनाना है 1991 का। अब मसला ये है कि उसने देखो 1991 का भी सेम बनेगा। वैसे तो हम जो सवाल करते थे पिछले सालों में, लेकिन जो पिछली क्लासेस में हमने सवाल किए हुए थे उनमें 1990 के एंड 1991 का जो लाइक था
सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की चीज़ें वो सारी चेंज हो जाती थी, बट उसमें इसमें इन दिस क्वेश्चन उसने जो आपका रेट है वो सेम रखा है, ठीक है। ये आपका 1990 के लिए भी वही है, 1991 के लिए भी है, बट बस इसमें ये है कि आपके यूनिट्स चेंज हो गए, ठीक है। अब सीन ये है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपके पास आपके सामने 1991 की भी बना देता हूँ, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आई एम अस्यूमिंग दिस थिंग, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, बिकॉज पिछली क्लासेस में मैंने ये आपको सही प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मार्जिनल 1991 का बनाते हैं। अच्छा, सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा क्या होगा, सेल्स, ठीक है। सेल्स के बाद सिंस इट्स मार्जिनल कॉस्टिंग, आपने यहाँ पे जो हेडिंग देनी है, उसके बाद मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में रेफ़र भी करवा सकूँ। उसके बाद आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स को लेस करना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में आपने सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी है, चाहे हो या ना हो, ठीक है। आपने सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है डायरेक्ट मटेरियल, जितनी भी सारी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे लिख दोगे। डायरेक्ट लेबर इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट, एक और भी बात बता सकता हूँ कि जो भी कॉस्ट पर यूनिट होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, प्लस जो भी कॉस्ट जिस जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज हो रही होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। दिस इज़ द लाइक ट्रू डेफिनेशन। अच्छा, उसके अलावा आपके ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपके जो रेट है सेम है, 15 को अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो सेलिंग प्राइस है उसको आपने जितनी सेल्स करी हैं 160,000 यूनिट सेल करें तो 15 को 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 160,000 के साथ, तो ये आपकी बनती है 24 लाख। जो आपकी लाइक सेल्स रेवेन्यू बन रहा है वो 20 नहीं 24, ये 24 लाख बन रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, ये हमने निकाली थी 300,000, ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। आप खुद भी निकालना चाहो टाइम वेस्ट करके तो निकाल सकते हो, बट ये है कि दिस विल बी सेम, ठीक है। ये पिछले सवालों में भी हमने किया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल जो होगा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद दिस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 140 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को, ठीक है। 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 140 के साथ तो आपके पास आता है 560,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की जो वैल्यू आती है वो आती है 560,000। डायरेक्ट लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आई गेस 5 है। अब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 160 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करो 160 के साथ, तो ये बनता है 8 लाख इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो 800,000 आ रहा है। अच्छा, अब यार सॉरी, एक कैलकुलेशन गलत हो गई है। दिस डायरेक्ट मटेरियल इज़ नॉट बेसिकली 560, ये 560 नहीं होगा, ठीक है। ये मैं 1 मिनट दोबारा से आपको करवाता हूँ। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है दिस विल बी 300,000, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बट ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये मेरी थोड़ी सी कैलकुलेटर में गलत हो गया। आपने 4 को, जो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है 4, उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 140 के साथ, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई करो 140 के साथ तो यूल गेट टू नो कि आपका जो ये बनता है ये बनता है 560, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका आया 560,000। अच्छा,
उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर के लिए आपको 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140,000 के साथ। अच्छा, 5 को मल्टीप्लाई करो 140 के साथ तो ये बनता है 700,000। अच्छा, ये बनता है 700,000। अच्छा, अब उसके बाद ओवरहेड्स को भी देखना पड़ेगा। ओवरहेड्स जो हैं वो 1 पर यूनिट है, एंड इसको 140 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये बनता है 140,000। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक फिगर आएगा किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। ये आपने हमेशा याद रखना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मेट। अब इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मी 10 ही होगी जो पिछले साल थी, बिकॉज रेट्स तो चेंज नहीं हुए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये 3 ही आते हैं इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो 10 ही होगी। अब 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स के साथ। ये 10,000 यूनिट्स हैं इसके क्लोजिंग इन्वेंट्री के, तो 10 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 100,000 आएगी। अब आई होप आपको इस क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी मतलब पता है कि यार देखो ये जो सेल्स हैं ये आपकी कितने यूनिट्स पे हैं, सेल्स आपकी 160 यूनिट्स पे हैं। ठीक है, और इस साल आपने प्रोड्यूस किया है 140,000 यूनिट्स। ठीक है, 160,000 यूनिट्स इस साल आपने सेल किया है और 140 जो है वो आपने प्रोड्यूस किया है। और ये जो कॉस्ट है लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ये जो है दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये 160,000 पे है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास 30,000 यूनिट्स पहले के भी थे, तो इन्वेंट्री उस वजह से 10,000 यूनिट्स हुई है, 100,000 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो साल के शुरू में आपके पास 30,000 यूनिट्स थे, उसके बाद 140 आपने जो है वो प्रोड्यूस किए। ठीक है, 160 आपने सेल कर दिए, तो इन टोटल आपके पास यहाँ से 170 यूनिट्स हो गए ना आपके पास टोटल, उनमें से 160 सेल किए तो 10,000 यूनिट्स रह गए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आती है। अच्छा, अब इसको जब आप इसका नेट निकालोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका टोटल कितना बनता है। तो इसका मैं कैलकुलेटर करता हूँ। बेसिकली इट्स 300 प्लस 560 प्लस 700 प्लस 140,000 एंड इसमें से माइनस करना है 100, तो आई विल गेट टू नो कि मेरी जो लाइक इधर इसका नेट आता है वो 1600,000 आता है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 1600,000। अच्छा, सो ये आ गया 1600,000। इसको जब लेस करोगे तो विल गेट टू नो कि आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप फिगर लिखोगे उसको कहते हैं बेसिकली कंट्रीब्यूशन, और वो मेरे हिसाब से 24 में से 16 अगर गए तो वो 800,000 बनती है। अच्छा, इसके बाद आपने सारी की सारी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है, और वो आपकी 2 ही हैं और सेम है। ठीक है, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे 1990 की भी यही कॉस्ट है, 1991 की भी यही है। जो हम पिछले सवाल करते थे उनमें दोनों डिफरेंट होती थी, बट इस साल सेम है। ठीक है, तो वो कितनी है 150 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से आगे दोनों भी लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एक FPOH है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और एक है फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये 150 है और ये 180,000 है। अच्छा, ये टोटल बन गया, सॉरी ये 180,000 आ गया, ये टोटल बनता है 330,000 का। इसको जब आप इधर से लेस करते हो तो यूल गेट टू नो कि आपका प्रॉफिट कितना है। 800 में से 330
लेस किया तो विल गेट टू नो कि आपका जो प्रॉफिट बनता है वो 470,000 बनता है। दिस इज़ योर प्रॉफिट। अब आई होप आपको ये सारे फॉर्मेट्स आते थे एंड आपको पता था कि हो क्या रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ यार प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। अब मैं हर क्लास में ना आपको अगर समझाने बैठ जाऊंगा तो वो थोड़ा सा टेक्निकली मसला हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेट आपने याद रखना है, ठीक है। प्लस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ ताल्लुक है, मार्जिनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इसकी मैं आपको एब्जॉर्प्शन के साथ भी करवाता हूँ स्टेटमेंट, तो आपको पता चलेगा कि क्या सीन है इसका, ठीक है। डिफरेंस फिर मैं देन आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 1990 का पहले बनाते हैं, देन 1991 का बनाते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेल्स होगा। अब यार वैल्यूज़ बिकॉज मुझे पता है ये 1990 का है, तो मैं वैल्यूज़ जो है ना, सॉरी ये 1990 का है, तो वैल्यूज़ में वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्स की वैल्यू मुझे पता है ऑब्वियसली, लाइक अगर बार बार कैलकुलेट करूँगा तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये है कि वैल्यूज़ तो वही है ना, बिकॉज रेट्स भी वही हैं और नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी वही हैं, बस फॉर्मेट का चेंज है। तो मैं वैल्यूज़ जो यूज़ करी हुई हैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो आएंगी वो मेरी जो सेल्स हैं वो 2100,000 है, मतलब 21 लाख, ठीक है। तो मेरी जो सेल आएगी वो आएंगी यार सॉरी 2100,000। अच्छा, सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट ही लिखो, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें आता है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री एट स्टार्ट भी लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखो, ठीक है। जो कि क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे डैश डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक प्रोडक्शन कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की, एक है डायरेक्ट लेबर की, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब इधर आओ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना थोड़ा सा मसला होता है जब आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन हो, ठीक है। तो वो आपने बस समझना है। अब सीन ये है कि आपने सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखनी है, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। 680,000 850,000 दोनों आएंगी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल की जो आएगी वो 680 एंड 850, ये याद रखना, 680 एंड 850। बेसिकली दिस इज़ 680,000 एंड दिस इज़ 850,000। अच्छा, अब इधर एक चीज़ जो आती है वो आती है आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अब इन द क्वेश्चन तो आपको पता होगा, ठीक है। इसका आपको पता होगा कि आपकी जो कॉस्ट है, दिस इज़ योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब दिस इज़ बिकॉज योर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1 पर यूनिट है, तो आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मेरे हिसाब से आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं 170,000, ठीक है। 170,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो ये जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन ओवरहेड की, विच इज़ लाइक वेरिएबल एज वेल, तो वो कितने होगी, 170,000। अच्छा, ओ सॉरी एक मिनट, बल्कि प्रोडक्शन, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास एक चीज़ और गिवन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 150,000 गिवन है, ठीक है। एंड आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी गिवन है। इसका मतलब ये है कि आपने सोचा ये था
कि आप 150,000 यूनिट्स बनाओगे, ठीक है, एंड उन 150,000 यूनिट्स पे जो कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करोगे वो 150,000 है, मतलब आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 150,000 है, ठीक है। एंड अगर आप 150,000 यूनिट्स ही बनाओगे तो आपके पास जो पर यूनिट कॉस्ट चार्ज करोगे वो $1 होगी, ठीक है। तो $1 के हिसाब से आपने कॉस्ट चार्ज करना स्टार्ट की, बट आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं, आपने 170 यूनिट्स बनाए, 70,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो आपने जो कॉस्ट चार्ज की है $1 के हिसाब से, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जो फिक्स्ड जो आपने यहाँ पे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू लिखनी है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, वो यहाँ पे 170,000 लिखनी है। ऑल्दो वो आपकी जो है वो 150,000 है, बट बिकॉज आपको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन था एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आप इसको डिवाइड करोगे 150 को 150 यूनिट्स पे, 50,000 यूनिट्स पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सोचा क्या था। $1 के हिसाब से आपने कॉस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दी पर यूनिट, ठीक है। अब बिकॉज आपने 20,000 यूनिट्स ज़्यादा बनाए हैं तो दैट इज़ अनदर थिंग, वो आगे जाके उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने फिक्स प्रोडक्शन और हेड 170,000 लिखने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिखनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस VPOH प्लस FPOH, मतलब ये चारों कॉस्ट आती हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे हिसाब से 4 है, ये 5 है, VPOH भी 1 है, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी पर यूनिट जो है वो 1 है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूँ। 4 + 5 + 1 + 1 इज़ 11। अब 11 को आप मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स से, जो कि आपकी 30,000 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ कि आपकी 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 है अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 330,000 आनी चाहिए, ठीक है, 330,000। इसको भी लेस करना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बिकॉज आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है अब वो है ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो जब भी आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड होगी उसको आपने यहाँ से लेस करना है। वो कितनी ओवर एब्जॉर्ब्ड है मैं आपको समझाता हूँ, 20,000। अब इस 20,000 को यहाँ से आप लेस करोगे, ठीक है। वो क्यों करोगे, देखो मैं आपको अब डिटेल में दोबारा समझाता हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर्स में सही डिटेल में समझाया था। देखो अब आपने जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये है कि आपने सोचा ये था कि इस साल आप जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ना वो 150,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। एंड आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 150,000 पर एनम फिक्स्ड है, ठीक है। अब 150,000 आपकी जो कॉस्ट है उसको आपने सोचा, सॉरी यार, सॉरी, आपने जो सोचा है वो ये सोचा है कि 150,000 की यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसको हम 150 यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो उधर से आपको ये पता चल जाएगा कि आप पर यूनिट कितनी कॉस्ट चार्ज करें तो आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो अगर आप 150,000 की कॉस्ट को 150,000 यूनिट्स पर ही कवर करें तो यूल गेट टू नो कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट $1 आती है। मतलब अगर हर यूनिट पे आप $1 चार्ज करें तो आपकी 150,000 यूनिट्स पे $150,000 की कॉस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है। आपने $1 के हिसाब से, बिकॉज आपने सोचा था कि आप 150,000 यूनिट्स बनाओगे, उस हिसाब से आपने $1 हर यूनिट पे चार्ज करना स्टार्ट कर दी। अब सीन ये है कि आपने बनाए 170,000 यूनिट्स, आपने प्रोड्यूस कर दिए 170,000 यूनिट्स। तो अब देखो कॉस्ट तो 150,000 यूनिट्स है ना,
बट आपकी जो एब्जॉर्ब हो गई है कॉस्ट वो तो 170,000 हो गई, बिकॉज आपने पर यूनिट के हिसाब से $1 चार्ज किया और जो आपकी कॉस्ट कवर हुई वो 170,000 हुई। अब 170,000 आपने पे तो नहीं करनी, आपने तो 150,000 कॉस्ट पे करनी है ना। पे तो आपने वो करनी है ना जो आपकी ओनर के साथ, मिसाल के तौर पे ये अगर रेंट है तो अगर आपने कवर 170,000 कर ली है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना आपने 170,000 पे करनी है, आपने पे तो उतनी ही करनी है जितनी आपकी एग्रीड है। ऐसा भी हो सकता था अगर आप कम यूनिट्स बनाते तो आपकी कम कॉस्ट कवर होती, बट वो अंडर एब्जॉर्ब होती फिर। तो इसलिए जो भी इसका डिफरेंस होगा 150 का एंड 170 का, ये बिकॉज अब ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ज़्यादा आपने कवर कर लिया, तो वो उसको आप यहाँ से लेस करोगे, ठीक है। तो वो 20,000 आप यहाँ से लेस करोगे, तो 20,000 अब आप यहाँ पे लेस करोगे ओवर एब्जॉर्ब को, और आपको अब इसका नेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये ओवर एब्जॉर्ब एंड अंडर एब्जॉर्ब का चक्कर होता ही नहीं है, बिकॉज हम फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये चक्कर होता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। 680 प्लस 850 प्लस 170 प्लस 170 minus 330 and minus 20,000, it will give me 1520, ठीक है। मतलब इसका ये है कि आपकी जो यहाँ पे कॉस्ट बन रही है वो 15 लाख और 20,000 बन रही है। जब आप इसको लेस करोगे तो अब यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने ऊपर सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है, तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो 580,000 का आता है, ठीक है। 580,000 का आता है। अब इसके बाद आपने सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करना है, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मैं यहाँ पे लिस्ट भी बनाता हूँ एंड यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, अब वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऊपर जाएंगे ना इधर क्वेश्चन में, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी नॉन प्रोडक्शन कौन सी है। देखो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और दिस इज़ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो दिस इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन कॉस्ट। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये आपकी आपने कैटर कर लिए हैं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ एक ही है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये 180,000 के हैं, ठीक है। तो इधर आके आप नीचे 180,000 लिखो जो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं आप, जो कि आपके कितने 180,000, ठीक है। तो अब इसको आप 180,000 यहाँ पे आप लेस करोगे इसमें से, तो यू विल गेट टू नो कि आपका प्रॉफिट कितना आता है। प्रॉफिट आपका प्रॉबेबली 180 जब लेस हो गया तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बनता है वो उफ अल्लाह 580 में से 180 गया तो 300 रह गया ना, 400 रह गया, 400,000 बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रॉफिट। सॉरी यार ये इसको पता नहीं क्या हो रहा, 400,000 आपका प्रॉफिट है। अब अगले साल की भी आपने बनानी है, 1991 की भी मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। एंड यू विल गेट टू नो कि क्या करना है। एंड देन उसके बाद मैं आपको सारा एक दफ़ा रिकैप भी करवा दूंगा कि हमने क्या सारा काम किया है। ऑल्दो मैंने टॉपिक में सारा सही करके समझाया हुआ है, दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, बट फिर भी ये है कि मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा समझा ही दूंगा, ठीक है। तो सीन ये है कि यहाँ पे आपने सेल्स लिखनी है सबसे पहले, बिकॉज दिस इज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मैं ऊपर हेडिंग कोई नहीं लिख रहा। सेल्स के लिए आपको ये 1991 का डेटा 2400,000 आपकी सेल्स बनती हैं। सेम ही आएंगी यार, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट बिकॉज अब मैंने पहले कैलकुलेट की हुई हैं तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज रेट्स तो सेम है ना। तो 2400,000, अच्छा 2400,000। अब इसके बाद आपने सारी की सारी क्या करनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा
यहाँ पे लिखते हैं जी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले आपकी आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो आपकी इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। पिछले साल आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं थी, ठीक है, बट इस साल होगी बिकॉज पिछले साल क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है। तो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 330,000 की थी वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 330,000। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है जी डायरेक्ट मटेरियल को, सॉरी यार, इसके बाद अब आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने देखने हैं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना आएगा, 1991 का जो मार्जिनल का है वही एब्जॉर्प्शन का है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है भाई, वैल्यूज सेम रहेंगी। डायरेक्ट मटेरियल 560 और 700,000, 140,000, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्जिनल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्जिनल विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मार्जिनल में आप फिक्स्ड कॉस्ट को कैटर नहीं करते, एब्जॉर्प्शन में आप फिक्स्ड कॉस्ट को भी कैटर करते हो। सेल्स की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं इनकी वैल्यू सेम रहेगी, बट इन्वेंट्री की वैल्यू वही उठा के नहीं लिखते रहना, ठीक है, ये बात जहन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इन्वेंट्री की वैल्यू उठा के वही नहीं लिखते रहना, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की तो लिखो 560 एंड 700,000, ठीक है। 1991 की कितनी, 560 एंड 700,000। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल की आ गई 560,000, ठीक है। अच्छा, इधर आ गया आपका 700,000। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1991 के कितने हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो 140,000, बिकॉज पर यूनिट जो है सॉरी 140,000। यार मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ, 140,000। अच्छा, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं उनको भी आपने देखना पड़ेगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके इधर कितने हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 150,000 हैं, ठीक है, 150,000 हैं। बट आपने यहाँ पे सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके लिए आपने क्या करना है, $1 के हिसाब से चार्ज करना है, $1 के हिसाब से, ठीक है। अब $1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1991 में जितने आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो आपने 140,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो $1 के हिसाब से आपके 140,000 यूनिट्स पे जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए हैं, बिकॉज आपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया है, तो 140,000 आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जगह 140,000 यूनिट्स लिखोगे, ऑल्दो आप पे 150 करोगे, बट पिछले सवाल में 170 लिखा था बिकॉज 170,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे $1 के हिसाब से, फिर चार्ज किया था तो 140,070 आया था। अब 140 बना रहे हैं तो 140 आएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर है ये आपने वहाँ से उठा के नहीं लिखना, ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर जो होता है, मैं सॉरी इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ सारे को एंड देन मैं आपको डिटेल में दोबारा समझा रहा हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर एक आप लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तीनों आ गई, ये 9 बन गया, 4 + 5 + 1, ठीक है। अब इसके अलावा ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं। अब ये अगर पर यूनिट आपने निकालने हैं ना, तो इसको आपकी जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट है इसको डिवाइड करोगे नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, तो यहाँ से विल गेट टू नो कि आपके पास $1 आएगा ये, ठीक है। तो इन टोटल आपके पास जो बन गया 4 + 5 = 9 + 1 = 10 + 1 =
11, 4+1+1 9+1+1, ठीक है, तो 11 आ गया। अब 11 आपकी पर यूनिट है, 11 को मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ 10,000 के साथ, ठीक है, तो ये आपका गालिबन 11 को अगर 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे हिसाब से 110,000 बनता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी आपके पास 110,000, इसको आपने लेस करना है। एंड उसके अलावा अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा, ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब्ड लिखना है, अंडर एब्जॉर्ब्ड, क्या क्या अंडर एब्जॉर्ब्ड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवर हेड्स। देखो आपने सोचा था, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ दोबारा से, आपने सोचा था कि आप 150,000 यूनिट्स बनाओगे एंड पर यूनिट $1 चार्ज करोगे, तो आप 150,000 की जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। बट ड्यू टू व्हाट्स सो एवर रीज़न आपने 150,000 यूनिट्स नहीं बनाए, आपने 140,000 यूनिट्स बनाए, ये देख रहे हो। अब 140,000 यूनिट्स पे आपने जब $1 के हिसाब से कॉस्ट चार्ज की तो वो 140,000 आई। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू पे 150,000, ठीक है, आपकी कॉस्ट कवर नहीं हुई। कितनी नहीं कवर हुई? मेरे हिसाब से 10,000 नहीं कवर हुई, तो 10,000 यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो 10,000 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ओवर एब्जॉर्ब्ड हो तो लेस करना है, अंडर एब्जॉर्ब्ड हो तो ऐड करना है, ठीक है। अब इसका नेट निकालो, मेरे हिसाब से नेट आएगा 330 प्लस 560 प्लस 700 प्लस 140,000 प्लस 140,000 एंड माइनस करना है 110 फल्ला। सो अगर आप इस सारे के सारे का नेट निकालोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो इसका का नेट बनता है ना वो 1770,000 बनता है, ठीक है, मतलब 17,70,000। एंड देन आई एम गोना टेल यू कि क्या सीन है। तो ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है 177 और आगे सारे के सारे ज़ीरोज़, ठीक है, 17,70,000। अच्छा, अब जब आप इसमें से ये लाइक रेवेन्यू में से ये जो सारी कॉस्ट है इसको लेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो फिगर आएगा उसको कहेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आएगा, अगर आप 24 लाख में से 1770,000 लेस करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 630,000, ठीक है, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 630,000 का। अब इसके बाद जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो आपने सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बट ये है कि यहाँ पे आपने सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इन दिस केस कितनी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे सवाल पे देख भी सकते हो, देखो अगर आप ये देखो कि आपकी ये डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट थी ये प्रोडक्शन कॉस्ट थी, ये हमने ऊपर कैटर कर लिया। डायरेक्ट लेबर की भी ओवरहेड एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया हुआ है कि दिस ओवरहेड एक्सपेंस इज लाइक प्रोडक्शन ओवरहेड, तो दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन कॉस्ट। आपने सिर्फ देखनी है कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है। अब अगर आप इसको पढ़ो, ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये आपने ऊपर कैटर कर लिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक नॉन प्रोडक्शन है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, नाम से भी आपको पता चल रहा है कि दिस इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये कितनी बनती है, 1,80,000। तो अब आप अगर ये 1,80,000 भी यहाँ से लेस कर दोगे तो नॉन प्रोडक्ट फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो हैं दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेल्स में से
प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करनी है, उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी होगी वो सारी की सारी लेस करनी है, यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज़ ये ज़रूर याद रखनी है कि यार ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड का चक्कर है ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी याद रखना। लाइक मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बना रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आपकी फिक्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान कवर हो रही है, ठीक है, मतलब अगर ओवर एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर यहाँ से आप उसको लेस करोगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा है, वो आपका एज लाइक आपने ज़्यादा कवर कर लिया, तो प्रोडक्शन में तो वो कॉस्ट नहीं जाएगी ना। अगर आपकी अंडर एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर आप इधर आके ऐड कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। और इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग का आपने बस फॉर्मेट याद रखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने याद रखना है कि सबसे पहले सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, वेदर इट्स लाइक फिक्स्ड, इट्स लाइक नहीं सॉरी फिक्स नहीं, वेदर इट्स प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, इफ इट्स वेरिएबल आपकी सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी। उसके बाद आपको जो उससे आंसर मिलेगा उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद आपने सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी है, उधर से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस की तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब दोनों का लाइक आपने फार्मूला याद रखना है इन्वेंट्री का। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ अब रह गई है कि प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ छोटा सा, एक पॉइंट ऑफ थॉट कि कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का 1991 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 470,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे देख लो 1991 के एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है, 450,000। ठीक है, तो 470,000 मार्जिनल का है और एब्जॉर्प्शन का 450,000 है, तो इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस है वो हमने रिकनसाइल करना है। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से मार्जिनल तक कैसे पहुंचना है या मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे कैसे पहुंचना है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह करते हैं इसको कंटिन्यू। आई होप आपको समझ आई होगी। सो टिल दैट, बाय।